हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डेली रोज में बीपीएससी से प्रीवियस हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सक्यूशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो साइट। ऑप्शन ए है आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी है के एन दीक्षित, ऑप्शन सी है एम एस वर्थ एंड ऑप्शन डी है ए वी सिमित। काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और हमेशा की तरह आपने सभी क्वेश्चन को पहले क्विज की तरह अटेम्प्ट करना है। और लास्ट में आपने मुझे बताना भी है आउट ऑफ 5 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। इससे अल्टीमेटली आपको भी पता लग पाएगा कि हिस्ट्री में आपको कहाँ पर मेहनत करनी होगी, मतलब कौन सा सेक्शन आपका वीक है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका आंसर मार्क किया होगा। एंशियंट से क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ए वी स्मिथ, क्योंकि इनका ऐसा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में और इन्होंने समुंदर गुप्त को इंडियन नेपोलियन कहा था। ठीक है जी। अब देखिए आर डी बनर्जी, और अगर हम बाकी यहाँ पर देखें जो ऑप्शंस हमें गिवन है, सबसे पहले हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्टली डिस्कवर्ड कब करा गया था, 1921 में। बिल्कुल बाय चांस ऐसा यहाँ पर कोई भी इनिशिएटिव नहीं था आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का। उस समय भी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हुआ करता था। अब लाहौर से कराची रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था और यहाँ पर जो भी ब्रिक्स लग रही थी, इसको पास के गांव से जो मजदूर थे वो लेकर आ रहे थे। और जब यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था तो ब्रिटिशर्स आए देखने के लिए काम सही हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो उन्होंने देखा कि जो ब्रिक्स हैं वो बिल्कुल यूनिक साइज की हैं। उन्होंने पूछा कि ये ब्रिक्स आप कहाँ से लेकर आ रहे हो। तो यहाँ पर जो वर्क कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पास ही के गाँव में जमीन से निकाल निकाल कर हम ये ब्रिक्स लेकर आ रहे। और जब इन्होंने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को कहा कि आप यहाँ पर जाकर सर्च कीजिए, और उसके बाद हमें पहली साइट देखने को मिली और उस साइट का नाम था हड़प्पा। डेट्स वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है जी। और इसको डिस्कवर्ड किया था फर्स्टली डी आर साहनी ने। एंड ये कौन सी रिवर के ऊपर है? रावी रिवर के ऊपर। देन मोहनजोदारो सेकंड साइट थी, और सेकंड लार्जेस्ट साइट है, क्योंकि हरियाणा में जो राखी गाड़ी साइट है वो सबसे लार्जेस्ट है, ओल्डेस्ट है और लेटेस्ट साइट है। और इसको डिस्कवर्ड किया था आर डी बनर्जी ने। एंड अगर हम यहाँ पर और भी फैक्ट्स देखें जैसे के एन दीक्षित, अब ये इनका क्या इन्वॉल्वमेंट था, ये आर्कोलॉजिस्ट के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल थे। और टाइम पीरियड आपको याद नहीं करना, जस्ट आप यहाँ पर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। और जॉन मार्शल, ये तो मोहनजोदारो की जब एक्सक्यूशन चल रहा था तो उस टीम में थे। और यहाँ पर अगर हम देखें एम एस वत्स, इनका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है, ये भी डायरेक्टर जनरल रहे हैं। टाइम पीरियड 1950 से लेकर 54। टाइम पीरियड याद नहीं रखना आपको। ये दो ही ऐसे ऑप्शन पूछे गए हैं अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर हमने देखे हैं, चाहे वो बीपीएससी के हों, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस के हों, इसमें ये दो ऑप्शन ही हमेशा से आते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इन दो ऑप्शन को भी आप याद कर लोगे तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर घुमा फिर आगे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है जी। अब लार्जेस्ट कल्चर फेस हमें देखने को मिला, मतलब सबसे बड़ी साइट थी। और इससे पहले जो हमें साइट देखने को मिली, अगर हम वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सुमेरियन सिविलाइजेशन, जिसको मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और इजिप्टियन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन, इन सबसे बड़ी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। हम एक बार यहाँ बना लेते हैं मैप। जैसे हम हिस्ट्री में जब भी रीजनिंग के क्वेश्चन लगाते हैं तो हम नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट करते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन, ऐसे ही समझ लेते हैं। तो 1500 के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमें साइट देखने को मिली इंडिया और पाकिस्तान वाले रीजन में। ठीक है जी। जो नॉर्थ वाला एरिया था, यहाँ कश्मीर में साइट थी। और ये एग्जैक्टली था मंडा, ये साइट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी, मतलब इस एरिया से इधर इधर सारी साइट्स हैं। वेस्ट में अगर हम देखें तो सुतगंदोर, ये गुजरात में है। और गुजरात में बहुत सारी साइट्स मिली थी, और गुजरात से ही मेनली ट्रेड होता था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम ईस्ट में देखें तो यूपी में जो आलमगीरपुर है, यहाँ तक ये साइट फैली हुई थी। और साउथ में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में, वेस्टर्न साउथ आप कंसीडर कर सकते हो।
दायमाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। होपफुली इस क्वेश्चन में आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें क्या क्वेश्चन है। वेयर डिड द मैडम कामा होस्ट द फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग इन 1907? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है मॉस्को एंड ऑप्शन डी है स्टुटगार्ट। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है डी, स्टुटगार्ट। ठीक है जी। और मैडम कामा के जो एफर्ट्स हैं इनको डॉटर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। और मतलब इन्होंने काफी एफर्ट्स करे थे। और ये एग्जैक्टली आपको कहाँ देखने को मिलेगी सिटी, जर्मनी में। और फर्स्टली जो ट्राई कलर इन्होंने यहाँ पर होस्ट किया था ये आप देख सकते हो। और एग्जैक्टली अगर हम थोड़े से और डाउट्स यहाँ पर मतलब आप लोगों के जो होंगे कि कलर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है, वैसे नहीं पूछा जाता बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ग्रीन येलो रेड कलर का ये फ्लैग था और इस पे वंदे मातरम लिखा हुआ था। एंड यहाँ पर अगर हम देखें, शी अटेंडेड द सेकंड सोशलिस्ट कांग्रेस एट द स्टुटगार्ट। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सी मीटिंग अटेंड करी थी जर्मनी में, और इस मीटिंग के बाद ही इन्होंने हमारे तिरंगे को होस्ट किया था। हालांकि तिरंगा बाद में इसको मॉडिफाइड करा गया था, लेकिन हम मानते हैं कि ये भी हमारा एक तिरंगे का रूप ही है। ठीक है जी। और इनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपने इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन विच लैंग्वेज वाज द तुजक ए बाबरी रिटन? अब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, जैसे बाबर नाम आपको पूछ लिया जाएगा कौन सी लैंग्वेज में है। चलिए एक बार हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। तुझे के बाबरी, ऑप्शन ए है पर्शियन, ऑप्शन बी है अरेबिक, ऑप्शन सी है टर्किश, ऑप्शन डी है उर्दू। उर्दू तो खैर बहुत बाद में आई थी और ये मिक्सचर था पर्शियन और हिंदी लैंग्वेज का, तो डी तो नहीं होगा। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है टर्किश। अब तुजक ए बाबरी ये लिखी किसने थी? बाबर ने। एंड बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी या मुगल एम्पायर आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। 1526 में जब पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ इब्राहिम लोदी के साथ, तो बाबर ने उसको हराकर यहाँ पर मुगल सल्तनत को एस्टेब्लिश कर दिया था और दिल्ली सल्तनत यहाँ पर खत्म हो गई थी। ठीक है जी। और देखिए यहाँ पर जो आप लोगों को फैक्ट्स याद रखने हैं, तुजक ए बाबरी को बाद में ट्रांसलेट करा गया था पर्शियन लैंग्वेज में। ये अकबर के समय में हुआ था और इसको ट्रांसलेट किया था अब्दुल रहीम खाने खाना, और ये 9 जेम्स में से एक था अकबर के। एंड ही वाज द सन ऑफ बैरम खान। ठीक है जी। बैरम खान कौन था? ये आप ऐसे समझ लो कमांडर हुआ करता था हुमायूं के समय में, और अकबर को भी इसने पानीपत का सेकंड बैटल जितवाया था हेमचंद्र आदित्य से। ठीक है जी। तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किए मैडम बेवरेज ने। और अगर हम बाकी यहाँ पर बाबर के लिटरेचर वर्क देखें, तो पोयम एंड दीवान इन टर्किश लैंग्वेज हमें देखने को मिला, जैसे मुबाइया इन पर्शियन लैंग्वेज, और रिसाल उसज लेटर ऑफ बाबर। तो जो बाबर था उसको पर्शियन और टर्किश लैंग्वेज दोनों आती थी। ठीक है जी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने जीता इब्राहिम लोदी से। 1527 में राणा संगा को हराया, बैटल ऑफ खानवा। और 1528 में मदीनी राय को हराया, बैटल ऑफ चंदेरी। एंड 1529 में बैटल ऑफ घाघरा, महमूद लोदी को हराया। और 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी 47 की एज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनुशीलन समिति वास। अनुशीलन समिति क्या है? एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डेडिकेटेड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, ऑप्शन बी है प्रमोटिंग विडो रीमैरिज, ऑप्शन सी है इंटरेस्टेड इन लेबर वेलफेयर एंड ऑप्शन डी है अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के सभी सेशंस देखे हैं जिसमें मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में काफ़ी डिटेल में आपको बताया था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी यहाँ पर हमें देखने को मिली थी एक्टिविटीज़। ठीक है जी। और रेवोल्यूशनरी फेज हमने डिस्कस किया था फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी होगा। अब मैं रेवोल्यूशनरी आपको यहाँ पर एक्टिविटीज़ बोल रहा हूँ तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी। ये एक तरह की क्या थी? रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हम सभी की सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है कि इसके फाउंडर कौन थे। ईयर आप बेशक यहाँ पर याद ना रखो, प्लेस भी नहीं पूछे जाते, जस्ट आपको यहाँ पर नाम जरूर पूछे जाएंगे जो इन ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली फाउंडर थे। मित्रा मेला, सावरकर ब्रदर्स, अनुशीलन समिति फर्स्ट, ज्ञानेंद्र नाथ बोस, अभिनव भारत, वीडी सावरकर, सावदेश, बंधव समिति, अश्वनी कुमार दत्त, अनुशीलन समिति सेकंड, बरेंद्र घोष एंड भूपेंद्र दत्त, ये ज्यादा वैसे पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें भारत माता सोसाइटी, अजीत सिंह एंड अंबा प्रसाद एंड हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड सचिंद्र नाथ सन्याल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। नौजवान सभा भगत सिंह, उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एंड इनके द्वारा जो मतलब ये फाउंड करी गई थी सचिंद्र नाथ सन्याल। अच्छा, आपको कुछ वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए। इंडियन हाउस, श्यामाजी कृष्ण वर्मा, अभिनव भारत, वीडी सावरकर, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तारक नाथ दास, गदर पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको आपने एग्जैक्टली प्लेस भी याद रखने हैं। इवन सभी के प्लेस आपने याद रखने हैं जो फॉरेन पार्टी बनी थी, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। लाला हरदयाल, तारक नाथ दास, सोहन सिंह बाकना, इनके द्वारा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। गवर्नमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, रास बिहारी बोस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको याद रखनी है जो हमने फैक्ट्स देखे कि अनुशीलन समिति को किसके द्वारा बेसिकली लेड किया गया था, और बिंदु घोष के बारे में हमने प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन डिस्कस किया था कि 1910 में इनके ऊपर काफी सारे कॉन्स्पिरेंस केस लगा दिए थे ब्रिटिशर्स ने, और 1910 में इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को त्याग कर अपनी जो जीवन शैली है उसको एज अ स्पिरिचुअलिटी की तरफ लगा दिया था, और 1950 में इनकी डेथ हो गई थी। और बिंदु घोष बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में बहुत कुछ आप पढ़ सकते हो, काफ़ी बुक्स इनके द्वारा लिखी गई हैं। और यहाँ पर हम नेक्स्ट और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एट विच प्लेस वाज द 27th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशंस हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको इसी वीक इंडियन नेशनल सेशंस के ऊपर एक सेशन प्रोवाइड करवाऊंगा, और वो सेशन को जरूर देखिएगा, याद रखिएगा। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। नहीं तो आपको इस वीक, नहीं तो मंडे को जो मेरा डेली डोज का सेशन होता है उस टाइम पे हम इस सेशन को डिस्कस करेंगे। चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। भागलपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है बंकीपुर। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है और बीपीएससी से रिलेटेड है। वैसे 27 सेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बिहार में दो ही सेशन हुए थे। एक 27 सेशन हुआ था बंकीपुर में 1912 में, और यहाँ पर अगर हम देखें जो प्रेसिडेंट थे रघुनाथ नरसिम्हा माधोलकर, एंड उसके बाद बिहार में जो सेकंड सेशन हुआ था 37 सेशन गया में, और इसके प्रेसिडेंट थे इस सेशन में सी आर दास। तो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं इसलिए हम यहाँ इसको इम्पोर्टेंट मान लेते हैं। वैसे 12th जो हमारा मतलब 1912 में जो सेशन हुआ था इतना इंपॉर्टेंट था नहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है जी। अब सेशन इंपॉर्टेंट कैसे हो जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 1906 में जब मुस्लिम लीग और मॉडरेट फेस और जो एक्सट्रीमिस्ट फेस था उनको हमें यहाँ पर स्प्लिट देखने को मिला था। फिर लखनऊ सेशन से क्वेश्चन आ जाता है कि जब ये सभी के सभी इकट्ठे आ गए थे। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी की जब एंट्री हुई थी तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय में कौन थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब इवेंट्स हुए थे, जैसे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के समय में फर्स्ट टाइम जब हमारा नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया था, एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस पे हमें कमांड करनी है। जो एग्जामिनर है वो अलग से क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है और उसके बाद वही क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के आपके आगे रख दिया जाता है। तो आपको बस इन सेशंस को ऐसे देखना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो इवेंट्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको सभी के सभी प्रेजेंट याद कर लेने हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होता कि वो सेशन कहाँ हुआ है,
बस इतना पता होना चाहिए कि इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे। जैसे गांधी जी ने 1924 वाला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था उसी को हेड किया था, मतलब उसी के प्रेसिडेंट थे। जवाहरलाल नेहरू जी कितनी बार बने, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ऐसा कौन सा सेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन दे दिया था, क्योंकि गांधी जी के साथ उनके कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे कि यही मौका है कि हमें वर्ल्ड वार सेकंड में, जब पूरा का पूरा दौर चल रहा था, कि हमें ब्रिटिशर्स को भगाने का यही बेस्ट मौका है। तो गांधी जी कहते थे नहीं, अभी ब्रिटिशर्स बिजी हैं, तो हम इसको बाद में ही देखेंगे, अभी के लिए हमें शांति बनाए रखनी है। तो फिर कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के कैंडिडेट को भी हरा दिया था, पटाभी सीतारामैया को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि कन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं है कि अंगेस्ट में चले गए थे, विचारधारा को लेकर कन्फ्लिक्ट था। ठीक है जी। चलिए, होपफुली इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे। इन केस अगर आपका कोई डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।